आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो आज हम एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एंजाइम्स का जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, नामकरण, ठीक है, वो किस किस पद्धतियों के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है, सिस्टम कौन सा चलता है। उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एक एंजाइम के पास में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके अलावा हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन कौन सा है। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में हमको इसमें डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आज का डिस्कस करने का वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंजाइम्स का कैसा होता है, तो हमने इस बारे में कल जनरल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंजाइम का जो कल इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो एंजाइम होता है, ठीक है, एक एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग शेप का हो सकता है और हर एंजाइम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं और जिसका स्ट्रक्चर या ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर एंजाइम से मैच करता है वो उससे अटैच हो जाता है और वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है वही एंजाइम, मतलब हम बोलते हैं कि वही एक एक्टिव एंजाइम है। वही कॉम्प्लेक्स जो है वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद में रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के बाद या रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद में, इट मीन्स प्रोडक्ट बनाने के बाद में वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और जो है प्रोडक्ट बनने के बाद में एंजाइम जो है वो उसी फॉर्म में वापस रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार से एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली हेडिंग हमारी आएगी आज की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो पहली बात तो ये कि एंजाइम के बारे में हमने कल बात करी थी कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं या फिर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम जो है वो एंजाइम को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं या फिर 2 टाइप के एंजाइम्स जो है वो जनरली हम देखते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमको कितने टाइप के एंजाइम देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट इज सिंपल एंजाइम्स एंड सेकंड इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब इसमें डिफरेंस हमने कल देखा था। सिंपल एंजाइम का मतलब होता है ऐसे एंजाइम जो केवल और केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे एंजाइम जो केवल और केवल किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम सिंपल एंजाइम्स बोलते हैं, सरल एंजाइम्स बोलते हैं। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड्स की एक लॉन्ग चेन है, एमिनो एसिड्स की या अमीनो अम्लों की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें जो कैटेलाइज करने का काम, क्योंकि एंजाइम्स का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरण करना या रिएक्शन की दर को बढ़ाना या फिर घटाना, उत्प्रेरित करना। तो यहाँ पर उत्प्रेरण का काम कौन करता है, ये एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन जो है वही। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन, जो केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, सिंपल एंजाइम कहलाते हैं। और यहाँ पर कैटलिस्ट करने का काम या फिर उत्प्रेरण करने का काम कौन करता है, एमिनो एसिड की चेन। तो चेन जो है मतलब कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर, तो एमिनो एसिड चेन। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से एंजाइम, जैसे हम बात करें एमाइलेज है, ठीक है,
उसके अलावा काइमोट्रिप्सिन है, तो कुछ इस प्रकार के पेप्सिन है, तो कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो केवल और केवल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड। तो सबसे मतलब अलग स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉन्जुगेटेड का होता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ पार्ट तो प्रोटीन ही होता है, लेकिन कुछ पार्ट में प्रोटीन के अलावा कुछ और अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कॉन्जुगेटेड की बात करें तो प्रोटीन के अलावा क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है उसकी हम बात करें तो कॉन्जुगेटेड किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो हैं वो उसका कुछ भाग तो प्रोटीनियस होता है और कुछ भाग नॉन प्रोटीनियस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम एक स्पेशल टर्म देते हैं और एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन भाग को हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। मतलब कि हम कॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं, हम संयुग्मित एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो संयुग्मित एंजाइम में क्या होता है कि कुछ पार्ट तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कुछ पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन के अलावा कोई अदर सब्सटेंसेस इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब वो अदर सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आयन हो सकते हैं, मतलब जैसे हम बात करें जिंक है, कॉपर है, इनऑर्गेनिक आयन हो सकते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो अदर चीजों में कुछ भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके प्रोटीन भाग को तो हम बोलते हैं एपो एंजाइम और इसके नॉन प्रोटीन भाग को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमने दो टाइप के एंजाइम देख लिए, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। सिंपल केवल और केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा कौन? एमाइलेज, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में काइमोट्रिप्सिन, इस तरीके के कुछ एंजाइम्स जो है वो सिंपल एंजाइम कहलाते हैं। अब हमने बात करी प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम बोला, नॉन प्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला। अब कुल मिलाकर के कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों भाग हैं। अब जब हम एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को जोड़ेंगे तो ये एक कंप्लीट एंजाइम होगा। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग को हम जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट एंजाइम होगा, तो ये कहलाता है होलो एंजाइम। अगर हम इक्वेशन की बेसिस पर बात करें इसकी, तो हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट एंजाइम जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्रोटीन भाग और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। अब यहां पर जो कंप्लीट एंजाइम के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट के लिए अभी हमने देखा एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये सब नॉन प्रोटीन पार्ट के अंदर। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी कि एक होलो एंजाइम जो है वो एपोप्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमको देखना है, हमको पता है कि एपोप्रोटीन मतलब तो प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट और इनऑर्गेनिक आयन है तो हम इसको बोलेंगे कोफैक्टर। अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला भाग या फिर अदर नॉन प्रोटीन वाला भाग जो है वो इनऑर्गेनिक आयन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। अगर
ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो हम इसको बोलेंगे कोएंजाइम। इसका मतलब हम इसके फर्दर दो टाइप कर सकते हैं, मतलब कि हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को अब आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है कोफैक्टर और एक है कोएंजाइम, ठीक है। अब कोफैक्टर मैंने क्या बोला, इसमें कौन आता है, सारे इनऑर्गेनिक आयन आते हैं, तो इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो इसमें आएंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। अब इनऑर्गेनिक आयन में कौन कौन है, तो हमने बात करी जिंक हो गया Zn+2, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, Fe है। तो इस प्रकार से कुछ आयंस जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कोफैक्टर और कोएंजाइम में, तो हमने क्या बोला कि ये है तो नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब कि अगर ये कंप्लीट एंजाइम है, ये एक होलो एंजाइम है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये पूरा एक कंप्लीट होलो एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट होता है वो तो कौन होता है, एपो एंजाइम, मतलब कि प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो कुछ ही क्वांटिटी में है, ये कहलाता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हम इसी की बात कर रहे हैं कि इसमें या तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें होंगी। अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें क्या क्या होती है, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर और कोएंजाइम में डिफरेंस क्या होता है। कोफैक्टर और कोएंजाइम में ये डिफरेंस होता है कि कोफैक्टर में जो प्रयुक्त आयन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोफैक्टर जो है वो एपो एंजाइम से टाइटली अटैच्ड होता है, जिसको हम इजीली अलग नहीं कर सकते। प्रोटीन वाले भाग से टाइटली अटैच्ड होने के कारण हम इसको इजीली अलग नहीं कर सकते, जबकि इनका जो अटैचमेंट होता है एपो एंजाइम से वो लूजली अटैचमेंट होता है, ढीले तरीके से ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये एपो एंजाइम, एपो एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका अटैचमेंट अगर टाइटली अटैचमेंट है तो कोफैक्टर, लूजली अटैचमेंट है जिसको आप इजीली अलग कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा कोएंजाइम। अब कोएंजाइम में हमने देख लिया इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और एपो एंजाइम से जो अटैचमेंट होता है वो लूजली अटैचमेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे कोएंजाइम्स हैं, NAD, FAD, NADP, विटामिन्स जितने भी हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। NAD मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कोएंजाइम A। तो इस प्रकार से ये जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारे कोएंजाइम के अंतर्गत आते हैं। तो एक कंप्लीट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक एंजाइम के अंदर कौन कौन से पार्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एक एंजाइम के अंदर, एक कंप्लीट एंजाइम के अंदर हमको ये सारे पार्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की, ठीक है। पहले हमने सिंपल की बात करी, फिर हमने बात करी कॉन्जुगेटेड की। हम पीपीटी में देख लें एंजाइमों की आणविक संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम जो है वो जनरली उच्च अणुभार वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक एंड कॉलाइडल इन नेचर। उभयधर्मी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली आपके जो एसिड और बेस दोनों टाइप के रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटेलाइज कर सकता है। कॉलाइडल मतलब किसी भी अभिक्रिया को एक स्तर प्रदान करता है या फिर रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम मॉलिक्यूल इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले सिंपल की बात करें तो सिंपल का मतलब होता है सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट आर फाउंड ओनली that are formed only by amino acid, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो केवल और केवल किससे बने होते हैं, तो एमिनो एसिड के बने होते हैं।
तो ये है, इसमें कैटेलाइज भी कौन करता है, एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन ही इसको कैटेलाइज करती है। पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये है ना जो हम डाइजेशन में देखते हैं। तो डाइजेशन में जो स्टमक में डाइजेशन होता है ना, जब हम पाचन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको पता है कि जो स्टमक में डाइजेशन होता है तो उसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, अमाइलेज है, इनका स्पेसिफिक रोल होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। द एंजाइम मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ दीज टू टाइप्स या दिस टू इज कॉल्ड होलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो है वो कंप्लीट एंजाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि द एंजाइम जो है, ठीक है, द एंजाइम मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ दीज टू इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, कंप्लीट एंजाइम, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। इसमें आपके प्रोस्थेटिक में आपके कोफैक्टर और कोएंजाइम आते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जैसे कि कोफैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास में आयन Zn+2, ठीक है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है वो एंजाइम Zn+2, ठीक है, एल्कोहलिक या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। Fe3+ या Fe2+ जो है साइटोक्रोम्स हीमोग्लोबिन के अंदर। Fe3+ ये है फेरेडॉक्सिन के अंदर। Cu+2 जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर। K+ जो है Mg+2, तो ये पायरुवेट फॉस्फोकाइनेस, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कंपाउंड्स विच हेल्प्स एंजाइम्स, तो एक्टिवेटर होते हैं, यही एक्टिवेटर कहलाते हैं। कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, ठीक है। कोफैक्टर में आप ये सारे आयंस देख सकते हैं इनऑर्गेनिक। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जो कि इनका अटैचमेंट जो होता है वो एंजाइम मॉलिक्यूल में टेम्परेरी अटैचमेंट होता है, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड, जैसा हमने बात करा, लूजली अटैच मतलब इजीली आप एपोप्रोटीन से इनको अलग कर सकते हैं। ये NAD और ये सब कोएंजाइम, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है, हमने बात करी थी क्लोरोफिल जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। ये हीमोग्लोबिन में आप देख सकते हैं चैन है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के एक एंजाइम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोएंजाइम है तो स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। दे हेल्प एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू मतलब बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, नॉट अटैच्ड परमानेंटली अटैच नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में NAD फ्रॉम निकोटिनिक एसिड इज कोएंजाइम फॉर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। तो ये आपका अब देख सकते हैं, ये कंप्लीट होलो एंजाइम है, ये एपो एंजाइम है, ये कोएंजाइम है, ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट साइट है। कैटलिस्ट साइट मतलब उत्प्रेरक, एक्टिव साइट जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बात करेंगे किसके बारे में, एंजाइम के नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नाम देना, ठीक है। अब एंजाइम्स के जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी रिएक्शन प्लांट की बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप के एंजाइम जो है वो काम करते हैं और हर कोशिका के अंदर इनकी उपस्थिति अलग अलग होती है। तो अब इनको हम नाम किस बेसिस पर देंगे और इनको हम किस बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे ड्यूलक्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, ड्यूलक्स जो हैं ड्यूलक्स, ठीक है, 1883। ये आपके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी एंजाइम हैं, ठीक है, उनका नामकरण कुछ इस प्रकार से होगा कि उनका जो प्रत्यय है, मतलब एंजाइम का नाम, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, तो इनमें जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, एज। इसीलिए हम जितने भी एंजाइम, मोस्ट ऑफ जितने भी एंजाइम सुनते हैं आप इस तरीके से सुनते हैं, जैसे कि अमाइलेज, ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, इसके अलावा हम बात करें तो डिहाइड्रोजिनेस, तो एज जो है वो सफिक्स है और हर एंजाइम के नाम के पीछे ये सफिक्स यूज किया जाएगा। ऐसा किसने बताया था, ड्यूलक्स ने।
तो नामकरण का मोस्ट ऑफ, आप ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एंजाइम्स के नाम के पीछे एज लगता ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के नाम के पीछे ये एज जो है वो लगता ही है। अब वो एज कहाँ पर लगेगा, सबस्ट्रेट पर लगेगा, एंजाइम के या फिर हम बोलते हैं कि रिएक्शन की बेसिस पर लगेगा। तो इसकी हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ड्यूक्लॉक्स ने ये बताया कि किसी भी एंजाइम के नाम के पीछे हम एज लगा देंगे, सफिक्स जो है वो एज लगा देंगे तो वो एंजाइम का नाम हो जाएगा। लेकिन कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन है ना, अब ये किस बेसिस पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी एज जो है वो प्रयुक्त नहीं होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के नाम के पीछे एज जो है वो सफिक्स लगता है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, या नॉमेनक्लेचर अभी तक कितने आए हैं एंजाइम से रिलेटेड। तो जनरली 3 बेसिस पर हम पढ़ते हैं, उसके अलावा भी एक बेस जो है वो यूज किया गया है जो कि सबसे वैलिड है। तो सबसे पहले हम पुराने बेसिस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेस है, 3 जो बेस है पहले के, सबसे पहला जो बेस है वो इस तरीके से है कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, है ना, सबस्ट्रेट के आधार पर, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब कि मैंने क्या बताया था आपको कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है, तब जाके एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कोई भी हो, उस आधार पर अगर आप एंजाइम का नाम रख रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है ना। हमने क्या बोला कि सबस्ट्रेट क्या है, सुक्रोज या फिर लिपिड है या फिर माल्टोज है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, ये तो हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, माना कि वो एक कार्बोहाइड्रेट है या सुक्रोज है, लिपिड है या फिर माल्टोज है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, अगर हम इनके नाम के पीछे एज लगाएं तो एंजाइम का नाम होगा सुक्रेज। लिपिड है तो क्या हो जाएगा, लाइपेज। माल्टोज है तो क्या हो जाएगा, माल्टेज। आप किसी के भी नाम के पीछे एस लगा दीजिए, किसी के मतलब कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट जो भी है, जो भी एंजाइम के साथ में जुड़ रहा है उसके नाम के पीछे आप क्या लगा दीजिए, एस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बेसिस पर हम नामकरण करते हैं। दूसरा बेसिस अगर हम देखें तो दूसरा जो बेस है हमारा वो है, ये तो सबस्ट्रेट के बेसिस पर हो गया। अगर हम रिएक्शन के बेसिस पर रखें, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर अगर हम एंजाइम का नाम रखेंगे तो हम बात करते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो ये एक रिएक्शन हो गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले एंजाइम को हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडो या ऑक्सीडेज, है ना, ऑक्सीडेज। फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जल अपघटन, है ना। जल के अणु जब टूटते हैं, जल अपघटन कैसा होता है, 2H2O जैसा है ना। तो 4 जो है H+ मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन और O2। तो ये एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए हम कौन सा एंजाइम, अगर हाइड्रोलाइसिस एक रिएक्शन है, हम बोल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, है ना, या फिर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा हो सकता है, अगर हम इसी के नाम के पीछे एस लगा दे तो हाइड्रोलेस, ठीक है। तो ये तो दूसरा बेस हुआ कि आप रिएक्शन के नाम के पीछे ही क्या लगा दो, एस लगा दो। अगर आप सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एस लगा रहे हैं तो वो तो हो जाएगा फर्स्ट बेसिस पर, अगर आप रिएक्शन के नाम के पीछे एस लगा रहे हैं तो वो सेकंड बेसिस पर। तीसरी बात, थर्ड बेस क्या लेंगे हम, कि हम इसके और इसको जोड़ करके नाम के पीछे एस लगा दें, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा,
पहले तो हमने देख लिया सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एस लगा, हमने देख लिया कि रिएक्शन के नाम के पीछे एस लगा दिया। अब हम दोनों के नाम के पीछे एस कैसे लगा सकते हैं? तो जब हम फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ऐसे एंजाइम यूज किए थे जैसे मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस या फिर पेप कार्बोक्सिलेज, है ना, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैलिक एसिड तो काम करेगा एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और डिहाइड्रोजिनेस एक केमिकल रिएक्शन है या मैकेनिज्म है, तो ये आपका हो गया एस एंड केमिकल रिएक्शन, सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस जब हम C4 साइकिल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जब मैलिक एसिड का रिडक्शन होता है तब मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? CO2 के अंदर और पायरुवेट के अंदर। तो मैलिक एसिड जो है उसके रिडक्शन के टाइम पे जो एंजाइम यूज में आता है वो कौन सा है? मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। तो ये आपका एक हो गया पेप कार्बोक्सिलेज, पेपकेस जिसको हम बोलते हैं, तो फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। रुबिस्को की हमने बात करी थी तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीडेज। तो आप क्या करेंगे कि सबस्ट्रेट और केमिकल रिएक्शन दोनों को यूज करके नाम के पीछे एस लगा देंगे तो ये एक एंजाइम का नाम हो जाएगा। तो एंजाइम के नामकरण के लिए इस प्रकार से अलग अलग बेसिस रखे गए थे, लेकिन उसमें जो सबसे वैलिड चल रहा है अब उसकी हम बात करें तो एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के लिए या एंजाइम के क्लासिफिकेशन के लिए जो वैलिड क्लासिफिकेशन देने वाली जो संस्था है उसकी हम बात करते हैं IUB, ठीक है। अब ये क्या है? अब सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक संस्था आती है IUB। 1961 के आसपास आई थी ये संस्था, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास में? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री। इस संस्था के आधार पर सबसे जो वैलिड क्लासिफिकेशन था वो प्रस्तुत किया गया था। हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन की बात करें तो अब इन्होंने क्या किया था कि जो नामकरण किया या फिर जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया उसमें सबस्ट्रेट, उसमें केमिकल रिएक्शन और अदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उन सबको यूज करके इसका क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। मतलब कि अभी तक हमने 3 बेसिस जो पढ़े थे, सबस्ट्रेट के बेसिस पर पढ़ा, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर पढ़ा और दोनों के बेसिस पर पढ़ा, लेकिन अब जैसे जैसे फर्दर जो एंजाइम कमीशन स्थापित हुआ या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो था उन्होंने अब वैलिड क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने इन सभी आधारों पर स्टडी किया और एंजाइम्स को 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। अब ये 6 ग्रुप कौन कौन से हैं तो उसकी बात करें तो 6 ग्रुप जो हैं वो तीनों के आधार पर दी गई हैं। जैसे सबसे पहले ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहला ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। दूसरा ग्रुप है ट्रांसफरेज, तीसरा ग्रुप है आपका लाइएज, है ना, फोर्थ है लाइगेज, ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमरेज, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोलेज। तो इस प्रकार से टोटल 6 ग्रुप जो थे वो इस संस्था के द्वारा बताए गए थे जो कि इनकी मैकेनिज्म और इनके सबस्ट्रेट और अदर इंफॉर्मेशन सभी को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इन 6 ग्रुप की तो सबसे पहला आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाएगा ट्रांसफरेज। ठीक है, थर्ड हम बात करें तो हाइड्रोलेज। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाएगा लाइएज, लाइगेज।
अब इसमें क्या है, सबसे पहला हम बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की। तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसी मैकेनिज्म जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही हैं, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंतर्गत आएगा। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन का लाभ भी हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की हानि भी हो रही है या लाभ भी हो रहा है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के एंजाइम इस ग्रुप में आएंगे। दूसरा हम बात करते हैं ट्रांसफरेज, जो एक ग्रुप से या दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो, या फिर कोई भी ग्रुप जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम यूज करते हैं ये वाला ट्रांसफरेज, तो इस ग्रुप में आएगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड जितने भी एंजाइम है, मतलब जल के अपघटन से रिलेटेड, वो इसमें आएगा। लाइएज, ठीक है, और लाइगेस है ना, जोड़ने और विघटन के, मतलब ये तो विघटन से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो इसमें आएंगी, और जितनी भी जुड़ने से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो किसमें आ जाएगी, लाइगेस इसमें। और लास्ट आइसोमरेस, मतलब कि जब इसके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, आइसोमर मतलब क्या होता है, समावयव, सेम वाला जो समावयव होता है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समावयव से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन होंगी उससे रिलेटेड एंजाइम जो है वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार IUB 1961 ने जो एंजाइम कमीशन स्थापित किया, उस पर हमने क्या देखा कि उन्होंने सभी प्रकार के एंजाइम्स की ओवरऑल स्टडी के बाद में 6 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएसेस, आइसोमरेज और लास्ट है लाइगेस। ठीक है, तो 6 ग्रुप जो है वो हमारे एंजाइम से रिलेटेड है, और सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन जो है वो एंजाइम का यही है। ठीक है, हम PPT में देखते हैं nomenclature and classification of enzyme. In the early period of the development of organic chemistry, many enzymes were called stereotypes such as rennin, pepsin, ptyalin, but as the knowledge of enzymes increased, the basis of naming of enzyme is also changed. मतलब कि जैसे जैसे एंजाइम का ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे इसकी जो तरीके हैं एंजाइम के नामकरण के वो भी बदलते गए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट बेस्ड एंजाइम नोमेनक्लेचर क्या है, तो अगर एंजाइम का नामकरण जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पीछे सफिक्स एस लगाकर किया जा रहा है, तो ये सुक्रोज, सुक्रेस, लाइपेज, ठीक है, ये लाइपेज के लिपिड के लिए जनरली लाइपेज का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिपिड लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिपिड के लिए लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियेज, माल्टोज है तो माल्टेज, प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसके बेसिस पर हो रहा है, ये सबस्ट्रेट के बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन बेस्ड एंजाइम नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, अगर जिस रिएक्शन के बेसिस पर एंजाइम का नामकरण हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीडेशन, मतलब आप उस रिएक्शन के पीछे ये एज लगा दीजिए, अब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेज, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है तो डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसअमीनेशन है तो ट्रांसअमीनेज, ठीक है, ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेज, रिडक्शन है रिडक्टेज। इस तरीके से आप सफिक्स एज लगाएंगे कहाँ पर, किसके नाम के पीछे, रिएक्शन के नाम के पीछे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड बेसिस। थर्ड जो बेस है हमारा सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर, मतलब कि सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो मैलिक एसिड, और रिएक्शन इस मतलब सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, मैलिक एसिड, और रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों का यूज करके हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में हमारे पास में 1961 में IUB जो था, एंजाइम कमीशन जो था, किसके द्वारा स्थापित था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा प्रपोज द हायरार्कियल मेथड ऑफ नेमिंग एंजाइम्स। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से एंजाइम्स का नामकरण प्रस्तुत किया। द ऑर्डर नेम ऑफ एंजाइम्स रिवील देयर फंक्शनलिटीज, मतलब उनके कार्यों के आधार पर, टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन के बेसिस पर और अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट द एंजाइम कमीशन क्लासिफाइड ऑल एंजाइम्स इनटू 6 ग्रुप, 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ग्रुप कौन कौन से हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइएसेस एंड लाइगेसेस। ठीक है, सिंथेसाइज। तो
रिएक्शन कैटेलाइज्ड क्या है? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर एग्जांपल में डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज। ट्रांसफरेज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है तो ये आ जाएगा। एंजाइम में हमारे पास में ट्रांसएमिनेज है, एग्जांपल में काइनेसेस हैं, ठीक है। हाइड्रोलेस मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का अपघटन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में एस्ट्रेसेस, डाइजेस्टिव जितने भी एंजाइम है वो। आइसोमेरेज चेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज आना, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। नेक्स्ट हम बात करें फ्यूमरेज, लाइएजेस में आ जाएगा नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ द और ऑफ अ ग्रुप और एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू द सबस्ट्रेट। तो इसमें आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, ठीक है। अब ये सिंथेसिस वाला है, ये विघटन वाला था, ये जोड़ने वाला है। जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब न्यू बॉन्ड के बनने से दो ग्रुप का, दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो इसमें सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम जो है वो यूज आता है। तो इस प्रकार से जो ये संस्था थी IUB 1961 में स्थापित, उन्होंने जो एंजाइम कमीशन स्थापित किया था, उन्होंने एंजाइम्स एक वैलिड क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया और एंजाइम्स को 6 ग्रुप में उनके फंक्शनलिटीज के बेसिस पर डिवाइड किया। तो ये एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर पूरा होता है।